हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेनिटी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखिए टॉम यानी थ्योरी ऑफ मशीन, जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है। एकदम देखिए सिलेक्टेड एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही यहाँ पर लेकर आए। 100% यहीं से एकदम गारंटीड है। ठीक है, एकदम देखिए यहाँ ये वीडियो देखने के बाद एकदम आपको पेपर जो है आपका ईजी लगने लगेगा। ठीक है, नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे एकदम। हाँ दोस्तों, यहाँ पर गारंटी है कि अगर नहीं आया तो यहाँ पर पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, एकदम देखिए 100% एकदम जेन्युइन यहीं से आपका क्वेश्चन पुट अप होगा एग्जाम में। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए सारे चैप्टरों का यहाँ पर निचोड़ देख लेते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट चैनल पर नए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मैकेनिज्म। आखिर एग्जाम में पूछेगा कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो वो देखिए रिजिड एंड रेजिस्टेंस बॉडी। ठीक है, का वह संयोजन यानी कि वह कम्बिनेशन जिसमें पिंडों की आकृति यानी शेप एंड कनेक्शन इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे के सापेक्ष एक निश्चित गति यहाँ पर देखिए प्रेडिक्टेबल मोशन जनरेट करे, उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म हमारा टू कम्बिनेशन से बना हुआ है, एक है रिजिड बॉडी एंड रेजिस्टेंस बॉडी, टू बॉडीज से यहाँ पर मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो प्रेडिक्टेबल मोशन जनरेट करते हैं वो हमारा ऐसे संयोजन को हम मैकेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल भी पूछ सकता है एग्जाम में कि इसका कोई एक एग्जांपल मतलब भी लिखिए। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो है एग्जाम में आपका क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि आखिर ये कौन सी मैकेनिज्म है, ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो वर्किंग प्रोसीजर भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये फिगर बना देना है कि ये हमारा एक सिलेंडर है, पिस्टन है और यहाँ पर गाइड से लगा हुआ है। पिस्टन रॉड ये हमारी पूरी जो दिख रही है पिस्टन रॉड है, क्रॉस हेड है और ये हमारा फ्रेम। ठीक है, और ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है। ठीक है, और ये सारा कुछ ये पार्ट्स भी आपको एकदम नॉमेनक्लेचर कर देना है। देन यहाँ पर आपको इसका वर्किंग प्रोसीजर जो है वो लिख देना है कि यह स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, यह रिजिड एंड रेजिस्टेंस बॉडीज़ का कनेक्शन है जैसे फ्रेम और क्रैंक। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड एंड स्लाइडर एक्सेट्रा, जिसमें ये पिंड इस प्रकार की आकृति और संयोजन रखते हैं कि बल जो है देखिए आरोपित करने पर वे एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित गतियाँ प्रदान करती हैं। ये हमारा मैकेनिज्म स्लाइडर के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक के रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब इस तरह से जिगजैग, ठीक है, मतलब इस तरह से मोशन, और रोटरी मोशन में ये कन्वर्ट कर देता है ऐसे। ठीक है, यानी गोल गोल जो सर्कुलर मोशन होता है ये रोटरी मोशन हमारा कहलाता है। जैसे ये देखिए अभी ये क्या है ऐसे मोशन करेगा तो ये हमारा इस तरह से फिर मोशन करने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ तो ये आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है, या इसके विपरीत क्रैंक के रोटरी मोशन को ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिजिड बॉडी। देखिए छोटे छोटे टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपका रिजिड बॉडी क्या होती है, रेजिस्टेंस बॉडी क्या होती है। देखिए वे पिंड, वे बॉडी जिन पर फोर्स लगाने पर, फोर्स जनरेट करने पर उसके शेप में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि जैसा वो है एग्जिस्टिंग शेप ही रहेगा, कोई उसमें चेंजमेंट नहीं होगा, वो हमारा रिजिड बॉडी कहलाती है। रेजिस्टेंस बॉडी क्या होती है, वे बॉडी जिन पर फोर्स लगाने पर उसके शेप में नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि नगण्य यानी ना के बराबर डिफॉर्मेशन होता है, मतलब डिफॉर्मेशन होता है लेकिन ना के बराबर। ठीक है, माइनर चेंजमेंट कह सकते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस बॉडी कहलाती है। देन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इसके एग्जांपल को हम बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे स्प्रिंग हो गया। ठीक है, तो फिर से मतलब जो अपनी शेप एंड साइज है ये क्या कर लेता है, जैसे ही फोर्स लगाएंगे हम, खींचातानी करेंगे तो हमारा फिर से उसी छोड़ देंगे तो फिर से उसी शेप एंड साइज में आ जाएगा। ठीक है, पट्टा हो गया, वर्किंग फ्लूइड हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक। ठीक है, 100% गारंटी कि पूरा का पूरा पेपर देखिए इससे बाहर आपका नहीं आएगा, एकदम गारंटी है, लिख के रख लीजिए। पेपर देने के बाद जब आप आएंगे तो उसके बाद देखिए आप कहेंगे कि हाँ सर आपके जितना आपने स्टडी कराया एग्जाम से पहले उतना ही आपका आया हुआ है। देखिए लिंक क्या होती है, कोई लिंक किसी मैकेनिज्म का एक अवयव यानी एलिमेंट है। ठीक है, अब एलिमेंट का क्या है, ग्रुप है, यानी कि समूह होती है जो अन्य अवयव पर वांछित बल यानी डिजायर्ड फोर्स आरोपित करे तथा इस प्रकार रिलेटिव मोशंस जनरेट करे, वो हमारा लिंक कहलाती है। एग्जांपल जैसे आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में 4 लिंक्स होती हैं, लिंक से ही हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, जैसे आपका 4 लिंक फ्रेम,
क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, स्लाइडर, इसी से सारा मैकेनिज्म जो है वो जनरेट हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, ये लिंक निम्न कार्य करती हैं। जैसे ये लिंक क्या है, फोर्स एंड मोशन ट्रांसमिट करती हैं लिंक को, और ये अन्य कड़ियों को यानी लिंक को गाइड करती हैं, ये अन्य लिंक को सपोर्ट भी करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है टाइप्स ऑफ लिंक। तो टाइप्स ऑफ लिंक में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम में लिंक पूछ सकता है और इसके टाइप्स भी पूछ सकता है, और आपका एक आध क्वेश्चन और जनरेट जोड़कर आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा कि लिंक क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, ये देखिए रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूइड लिंक, ये 3 टाइप्स के जो लिंक है ये यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए लिंक के साथ युगल बनाने वाली अवयवों की संख्या के आधार पर कई बेसिस पर है ये। तो अवयवों की संख्या के आधार पर सिंपल लिंक होता है, कंपाउंड लिंक होता है। तो इनको हम देख लेते हैं कि रिजिड लिंक मैंने हम आपको बता दिया है कि क्या है, जो ऐसी किसी मैकेनिज्म का वह लिंक जिसके द्वारा मोशन ट्रांसमिट करते समय उसके शेप में नेग्लिजिबल चेंजमेंट होता है। ठीक है, वो हमारे रिजिड लिंक, जैसे पिस्टन हो गया, क्रैंक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है, तो देखिए इसे बैंड लिंक भी कहते हैं, याद रखेंगे। वह लिंक जिसके द्वारा मोशन ट्रांसमिट करते समय उसके आकार में प्रभावी परिवर्तन यानी सिग्निफिकेंट चेंजमेंट होता है, उसे हम यहाँ पर फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं। एग्जांपल आपका स्प्रिंग एवं जो बेल्ट हो गया, पट्टा। ठीक है, फ्लूइड लिंक क्या होता है, फ्लूइड लिंक देखिए वह लिंक जिसमें मोशन ट्रांसमिट करते समय मोशन ट्रांसमिट करेंगे किसके, कंप्रेशन के द्वारा हम जब मोशन को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, वो हमारा, और जब किसी मैकेनिज्म में कोई फ्लूइड मोशन ट्रांसमिट करता है तो ऐसी परिस्थिति में फ्लूइड एक फ्लूइड लिंक कहलाता है। ठीक है, जब फ्लूइड मोशन ट्रांसमिट करता है, क्या करता है, मोशन ट्रांसमिट कौन करता है, फ्लूइड। ठीक है, जब फ्लूइड के द्वारा मोशन ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा फ्लूइड लिंक कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे आपका फ्लूइड जो मतलब द्रव चालित दाब हो गया, मशीन में उपस्थित जो द्रव होता है, फ्लूइड होता है, वो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। सिंपल लिंक का आखिर देखिए यहाँ पर देख लेंगे कि वह लिंक जिसके साथ पेयर बनाने वाले ओनली 2 एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं, जुड़े होते हैं, उससे हम सिंपल लिंक कहते हैं। कंपाउंड लिंक क्या होता है, कंपाउंड लिंक वह लिंक यानी कड़ी जिसके साथ पेयर बनाने वाले 2 से अधिक एलिमेंट्स जब जुड़े होते हैं तो उसे हम कंपाउंड लिंक कहते हैं। कंपाउंड मतलब कम्बिनेशन। ठीक, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिफरेंस में आपका एक डिफरेंस 100% गारंटी आएगा। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर तो यार देखिए बहुत ही इजी है, जिसमें आपका नंबर आप इससे एकदम इस ये अगर नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे टॉम में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं कर पाया, क्वेश्चन कोई भी छोड़ दिया, तो आप समझ लीजिए टॉम आपका पढ़ना बेकार है। देखिए यहाँ पर तो मैकेनिज्म एंड मशीन, इसमें डिफरेंस पूछ सकता है विथ एग्जाम्पल, पूछ लेगा मैकेनिज्म एंड मशीन क्या है, या कह देगा कि डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म एंड मशीन विथ एग्जाम्पल। तो देखिए एक तरफ मैकेनिज्म एक तरफ मशीन। तो मैकेनिज्म हमारा क्या है, ये हमारा लिंक्स का कम्बिनेशन है, और मशीन हमारा क्या है, ये मैकेनिज्म का कम्बिनेशन, जस्ट अपोजिट। ठीक है, देखिए एक दूसरे से ये कम्बिनेट है, तो ये याद रखेंगे कि मैकेनिज्म हमारा क्या है, कम्बिनेशन ऑफ लिंक, और मशीन हमारा क्या है, मैकेनिज्म का लिंक है, सॉरी मैकेनिज्म का कनेक्शन, जो हमारा संयोजन, वो हमारा मशीन कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है, मोशन ट्रांसमिट, मतलब लिंक के बीच मोशन ट्रांसमिट करता है। इसका उद्देश्य क्या है, कंप्लीट एनी वर्क, कोई भी वर्क कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म हमारा सेकंड पॉइंट है, मैकेनिज्म हमारा जो है मशीन वर्किंग सैंपल के लिए ये हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्किंग सैंपल देता है, और ये हमारा कोई भी मैकेनिज्म है, ये हमारा प्रैक्टिकली विजन से हमारा इम्प्रूव होता है और मशीन बनती है। ठीक है, मैकेनिज्म से ही हमारा क्या होती है, मशीन बनती है। एवरी मशीन जो है मैकेनिज्म से ही बनती है। मैकेनिज्म जब होगा तभी तो हमारी मशीन जनरेट होगी। ठीक है, मैकेनिज्म थर्ड पॉइंट है, मैकेनिज्म में एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म द्वारा हमारा अंतिम रूप से वर्क नहीं मिलता है, और इसमें हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्म से अंतिम रूप से हमारा वर्क मिल जाता है, यानी कि हम मशीन से कोई भी वर्क हम करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल के साथ कि पीवी डायग्राम खींचने में प्रयुक्त मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे आपका हो गया वॉच, बोर्ड एंड प्रेशर गेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया हुक जॉइंट हो गया, पेंटोग्राफ हो गया। इसमें एग्जांपल की अगर हम बात कर ले तो क्रेन हो गया, लिफ्ट हो गया, आईसी इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, लेथ मशीन हो गया। तो ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा भी गया इस प्रीवियस ईयर वाले में, तो एकदम ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। स्ट्रक्चर हमारा एक प्रकार से रिजिड बॉडी से ही बनता है। ऐसी डिवाइस होता है जो मतलब फोर्स को वियर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
ठीक है। जैसे एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, ठीक है, देखिए डिफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। तो ये क्या करता है, फोर्स एंड मतलब फोर्स को और मतलब फोर्स को ये क्या करता है, वियर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन क्या करता है, रिलेटिव मोशन बॉडीज़ के बीच रिलेटिव मोशन जनरेट नहीं करता है, ये भी याद रखेंगे। एग्जांपल जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन फ्रेम हो गया, पुलों में जो प्रयुक्त ट्रसेस हो गई, ठीक है। फ्रेम क्या होता है, ढांचा। ढांचा क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर ही है ये, ठीक है। वर्क की अगर बात करें तो ये किसी मतलब इसका कार्य क्या है, किसी मशीन के मूवेबल पार्ट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, सपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट है जो हमारा डिफरेंस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो डिफरेंस बिटवीन इस मशीन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए मशीन स्ट्रक्चर, तो मशीन हमारा क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म के दौरान हमारा अंतिम रूप से कार्य प्रदान कर देता है, हमने आपको पहले ही बताया। स्ट्रक्चर जो हमारा फोर्स को वियर करता है और क्रिएट होती है, फिर ठीक है, फोर्स वियर कर लेता है और फोर्स को क्रिएट होती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, मशीन के मैकेनिज्म के वेरियस एलिमेंट्स के बीच रिलेटिव मोशन होता है और ये नहीं होता है रिलेटिव मोशन, ठीक है। एलिमेंट्स पर क्या है, फोर्स के कारण नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन जो मोशन ट्रांसमिट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, और फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन जनरेट होता है बट मोशन रिलेटिव मोशन नहीं होता है। एग्जांपल्स के साथ देख लेते, टरबाइन हो गया, इसमें आईसी इंजन हो गया, लेथ मशीन हो गया, हमने आपको पहले ही बताया, वही एग्जांपल लिख दीजिएगा। पुलों के लोहे के पुल हो गए, ठीक है, या छतों में प्रयुक्त ट्रेसेस हो गई, मशीन फ्रेम हो गया आपका, एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो गई, ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काइनेमेटिक पीरियड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, ठीक है। तो स्टार बना लीजिए इसको, जल्दी से एकदम माइंडसेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक ऐसा पेयर जिसमें लिंक की रिलेटिव मोशन पूर्णतः या सफलतापूर्वक निरुद्ध हो यानी कांस्टेंट हो, उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। ये वेरियस टाइप्स की होती हैं, जैसे अगर हम बात करें तो आपका इनकम्प्लीटली कांस्टेंट पेयर, जब किसी पेयर की लिंक की गति के संबंध में निश्चित या नहीं कहा जा सके कि दी गई लिंक जो है किस समय कौन सी गति जनरेट करेगी, ऐसे पेयर को हम बोलते हैं इनकम्प्लीटली कांस्टेंट पेयर, यानी कि पता नहीं रहेगा कि ऐसा पेयर जो है, ये जो पता नहीं रहेगा कि कौन सा आखिर मोशन ये जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे ये आप फिगर बना देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, ये तो रखा है 5 नंबर में, जल्दी से इसको एकदम एकदम रट लीजिए, ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से रट लीजिए इसको एकदम। अभी अभी देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जब पेपर देने आप जाएंगे, ठीक है, वो उस डिस्टेंस में ही आप जब मतलब रहेंगे तो आप जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 100% गारंटी की आपका रखा ही है, कई बार क्वेश्चन ये पुटअप भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो इसको जल्दी से रट लीजिए, जो आने जाने का जो आपका जाने का समय उसी में ही इसको रटते रहिए, ठीक है। हायर पेयर क्या होता है, लोअर पेयर क्या होता है, देखिए बस यही आपको देखना है। तो हायर पेयर क्या होता है, जब किसी मतलब पेयर की लिंक की संपर्क सतह एक दूसरे से बिंदु या रेखीय संपर्क बनाए, यानी कि पॉइंट एंड लीनियर कांटेक्ट बनाए, तो ऐसे युगल को हम बोलते हैं हायर पेयर। याद रखिए, जब क्या करें, संपर्क सतह जो है लिंक की, वो पॉइंट एंड लीनियर कांटेक्ट बनाए, वो हमारा हायर पेयर कहलाता है। जैसे आपका रोलर बियरिंग में रोलरों तथा उनमें खोलों के बीच रेखीय संपर्क होता है, जबकि बॉल बियरिंग में बालों तथा उनके खोलों के बीच बिंदु संपर्क होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, अगर कह दे कि विथ एग्जाम्पल, ना कहे तब भी आप लिख दीजिए, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है लोअर पेयर। लोअर पेयर क्या होता है, इसमें कड़ियों के संपर्क सतह रेखीय या बिंदु ना होकर विस्तृत क्षेत्रफल होते हैं, जैसे किसी सिलेंडर के भीतर पश्चाग्र गति करता है, ठीक है। यहाँ पर पिस्टन अपने पूरे वक्र सतह पर सिलेंडर से संपर्क में होता है, ठीक है। तो ये आपका लोअर पेयर हो गया, यानी कि जो क्या करें, कांटेक्ट बनाए, लीनियर एंड पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है, वो हमारा हायर पेयर। जो ना बनाए वो हमारा लोअर पेयर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं देखना इसमें आपको, चैन देख लीजिए। ऐसे निकाय यानी सिस्टम जिनमें 3 या 3 से अधिक जब क्या हो, लिंक्स आपस में कंबाइंड हो, जुड़ी हो, वो हमारा चैन कहलाता है। प्रत्येक कड़ी 2 चैन से मिलकर 2 अन्य कड़ियों से जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे लॉक चेन हो गया, इसको छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मैकेनिज्म में आपका 2 ही पूछ सकता है, एक आपका
स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और एक आपका कैम फॉलोवर मैकेनिज्म। ठीक है, कैम फॉलोवर तो एकदम रखा है एग्जाम में 5 नंबर में, इतना ही आएगा कि कैम फॉलोवर मैकेनिज्म क्या है। और ये हायर पेयर मैकेनिज्म अगर कह दे कि हायर पेयर मैकेनिज्म क्या होती है तो भी आप यही लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। देखिए ये आपका दिख रहा है फिगर कैम एंड फॉलोवर का। ये हमारा क्या है कि ये कैम है, ये हमारा फॉलोवर है। तो ये आपको एक्सिस भी लिख देना है कि एक्स एक्सिस है हमारा ये। ठीक है, ये रॉड है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए कैम तथा फॉलोवर आपस में मिलकर हायर पेयर बनाते हैं। ठीक है, कैम किसी मैकेनिज्म का एक विशेष प्रकार का डिजाइन किया गया एक घूमने वाला रोटेटिंग एंड स्लाइडिंग एलिमेंट्स है। जो देखिए ये जो कैम है, ठीक है, ये हमारा स्लाइडिंग एलिमेंट है, रोटेटिंग एलिमेंट है। यही तो हमारा रोटेट करता है, स्लाइड करता है, सरकता है। ठीक है, हाँ, इसलिए ये हमारा ऐसा एलिमेंट है। और देखिए यहाँ पर जो एक दूसरे अवयव को जिसे फॉलोअर कहते हैं सीधे रेखीय संपर्क से वांछित तथा असाधारण गति पारित करता है। फॉलोअर की यह गति जो है रोटरी दोलन अथवा पश्चाग्र हो सकती है। कैम अधिकतर फॉलोअर को स्पर्श रेखी स्पर्श करता है। इस प्रकार कैम तथा फॉलोअर उच्च युगल बनाते हैं। अधिकतर स्थितियों में कैम तथा फॉलोअर मशीन फ्रेम से मिलकर 3 लिंक्स मैकेनिज्म बनाते हैं, कैम फ्रेम और आपका टर्निंग पेयर तथा फॉलोअर फ्रेम के साथ मिलकर स्लाइडिंग पेयर बनाता है। याद रखेंगे। ठीक है, कौन किस तरह का पेयर बनाता है ये आपको याद रखना है। उसके यूजेस की अगर हम बात करें तो आपका जैसे आईसी इंजन हो गया, ठीक है, थ्रेड कटिंग मशीन हो गया और आपका प्रिंटिंग मशीन हो गया, ऑटोमेटिक जो मतलब मशीन होती हैं इसमें सारे ये यूज होते हैं, टेक्सटाइल मशीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं काइनेमेटिक्स। हमने आपको डिस्कस कर दिया है, आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं। एनालिसिस क्या होता है, तो देखिए विश्लेषण के अंतर्गत मैकेनिज्म के मोशन संबंधी विभिन्न गुणों जैसे अंगों का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया आदि का जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमारा एनालिसिस करेंगे, वो हमारा एनालिसिस के विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, रबिंग वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये हमारा जो है रबिंग वेलोसिटी, ये हमारा परिणामी कोणीय वेग और पिन त्रिज्या जो होगी उसके गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप कई सारे यहाँ पर जो कंडीशन है ये भी आप देख सकते हैं कि जब कड़ियाँ एक ही दिशा में घूम रही हो तो हमारा रबिंग वेलोसिटी जो होगा वो हमारा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्लस कब होगा, जब हमारा विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जब सरकने वाली होगा, ठीक है, या कांस्टेंट होगा तो हमारा ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर तात्कालीन केंद्र की भी परिभाषा आप देख लीजिए। का तात्कालिक केंद्र किसी कड़ी पर स्थित एक बिंदु है जिसके परितः दूसरी कड़ी स्थायी रूप से या क्षणिक रूप से घूमती है। इसके टाइप्स देख लीजिए, आपका फिक्स, इंस्टेंटेनियस आपका सेंटर हो गया, आपका परमानेंट मूविंग हो गया, नॉन परमानेंट मूविंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए कैनेडी का सिद्धांत आपका जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, ये पूछ सकता है यदि कोई 3 रिजिड बॉडी एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं, सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो इनके 3 तात्कालिक सरल रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, 3 तात्कालिक केंद्र जो होंगे वो एक ही सरल रेखा पर स्थित होंगे। त्वरण तो आप जानते हैं कि जो हमारा वेग परिवर्तन दर होता है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आपका आ जाता है तो लिख दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जायरोस्कोप। ठीक है, एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो जायरोस्कोप एक ऐसा बॉडी है जो अपने अक्ष पर घूमते हुए एक्सटर्नल फोर्सेस के प्रभाव में अन्य किसी दिशा में भी मतलब गति करने को, यहाँ पर देखिए, गति करने को स्वतंत्र रहता है, फ्री होता है। इस प्रकार जायरोस्कोपिक गति के अंतर्गत कोई पिंड स्पिन करने के साथ साथ वक्री गति भी करता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जायरोस्कोप है हमारा। और फिगर आपको इसी तरह से देखिए, बहुत ही ईजी ये फिगर आपको इस तरह से बना देना है। अब यहाँ पर देखिए ये तो सर्कुलर मोशन करेगा ही क्योंकि वक्री मतलब और फ्री होता है, किसी भी डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। ठीक है, तो आप नॉमेनक्लेचर भी कर दीजिएगा। तो अपने सरलतम रूप में जायरोस्कोप एक स्पिन करता हुआ पहिया या संहति है जो इस प्रकार की व्यवस्था में स्थापित होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, वाहनों के पहिए जो होते हैं, वायुयान या समुद्री जहाज़ों के प्रोपेलर जो होते हैं जायरोस्कोपिक संहति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
एग्जाम्पल जो एक देखिए क्वेश्चन आया भी है कि गियर संबंधी परिभाषा लिखें, कोई 5, ठीक है। तो आपको पिच पॉइंट देखिए, पिच पॉइंट हमारा क्या होता है, तो जो गियर टीथ के फेस पर जो स्थित सबसे बाहर की तरफ जो बिंदु होता है उसे हम पिच पॉइंट कहते हैं, ठीक है। पिच सर्किल क्या होता है, इस ये तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। पिच सर्किल डायमीटर भी आप छोड़ दीजिए, आपको जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि लिमिटेड टाइम है अभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो देखिए पिच आपका क्या होता है, तो जो दांतेदार गियर के लिए मुख्यतः पिच मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, जैसे आपका मॉड्यूल होगा, सर्कुलर पिच हो गया, डायमेंट्रल पिच हो गया, ठीक है। तो सर्कुलर पिच आपका पाई पी बराबर पाई डी अपॉन टी हो गया, और जो आपका डायमेट्रल पिच हो गया वो हमारा टी अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। या पाई अपॉन पी भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा मॉड्यूल पिच जो होगा ये हमारा डी अपॉन टी या 1 अपॉन पी डी हो जाएगा, या पी अपॉन पाई हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन आया था अडेंडम डिडेंडम, ठीक है, सभी घबरा गए थे तो इन क्वेश्चन को छोड़ दिए थे। तो अडेंडम डिडेंडम जरूर देखिएगा, ये आपका आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी है। इसमें से कोई आए या ना आए आपका ये जरूर आएगा। तो पिच वृत्त से दांतों के ऊपरी भाग की जो रेडियल डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं अडेंडम, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है 1 मॉड्यूल होती है, ठीक है। इसका मानक मान जो होता है, तो ए बराबर हमारा अडेंडम बराबर ए से हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, तो वृत्तीय पिच यानी सर्कुलर पिच अपॉन पाई, तो ए बराबर पी अपॉन पाई, तो हमारा डी अपॉन टी हो जाएगा, ये हमारा एम के बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर एम भी हम कह सकते हैं। डिडेंडम क्या होता है, पिच वृत्त से दांते की जो जड़ होती है तक की जो रेडियल डिस्टेंस होती है, दांत तक की जो रेडियल डिस्टेंस है उसे हम डिडेंडम कहते हैं, इसे बी से डिनोट करते हैं। इसका देखिए यहाँ पर फार्मूला, तो 1 प्लस पाई अपॉन 20 इंटू मॉड्यूल, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो फाइनली इसको आप याद कर सकते हैं। अडेंडम इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्लियरेंस भी देख सकते हैं, गियर के किसी दांते के ऊपरी किनारों से उससे मिलने वाली जो गियर तक की जो रेडियन डिस्टेंस है उसको हम अवकाश कहते हैं। तो अवकाश हमारा डिडेंडम माइनस अडेंडम होता है, तो ये आप यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0.157 एम। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए पीनियर और गियर देख लीजिएगा, आपस में मिलने वाले 2 गियरों में कम व्यास वाले अधिक व्यास वाले गियर कहलाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील आखिर क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्लाई व्हील यहाँ पर आपको ये फिगर बना देना है, सबसे पहले आपको ये फिगर बना देना। फ्लाई व्हील तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट जानते हैं कि ये क्या है, कैसे क्या कार्य करता है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील देखिए क्या है, हमें ज्ञात है कि पश्चाग्र इंजन का प्रत्येक चक्र 2 या 2 से अधिक स्ट्रोक से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक स्ट्रोक में ऊर्जा का मान समान नहीं होता है। 4 स्ट्रोक हो गया या 2 स्ट्रोक इंजन में केवल एक ही पावर स्ट्रोक होता है, जिससे इंजन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। शेष स्ट्रोकों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊर्जा का मान समान न होने के कारण इंजन द्वारा जो उत्पन्न घुमाऊ गुण है इसका मान समान नहीं होता है, वरन उतार चढ़ाव वाला होता है, जिसके कारण इंजन की गति भी निरंतर असमान रहती है, ठीक है, बनी रहती है। इन उतार चढ़ावों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लाई व्हील का यूज करते हैं। तो फ्लाई व्हील यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख दीजिएगा, देखिए गतिपाल पहियों में घुमाव गुण को अवशोषित व प्रदान करने का गुण पहिए के जड़त्व गुण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण यह गुण होता है, ठीक है। पहिए का यह गुण पहिए के जड़त्व गुण बढ़ने के साथ ही बढ़ता रहता है। अब जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, तो हमारा निहित जो ऊर्जा होगी व्हील में वो हमारा E=1/2 आई ओमेगा स्क्वायर न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। इस प्रकार जब हम गतिपाल पहिए में ऊर्जा संचित की जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी का मान बढ़ेगा, और जिसके फलस्वरूप पहिया अधिक तीव्र गति से घूमेगा, और फ्लाई व्हील से ऊर्जा खर्च की जाएगी तो पहिए का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो घटेगा, ठीक है, वो क्या होगा, घटेगा, जिससे पहिए की गति धीमी हो जाएगी, ठीक है। इसके यूजेस देख लीजिए, जो एप्लीकेशंस हैं, मशीन के प्रति चक्र में गति में उच्चावन या उतार चढ़ाव को कम करना, जबकि मशीन पर भार मान निहित या कांस्टेंट हो, तथा प्रति चक्र घुमाव गुण का मान बदलता रहे। ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन का फ्लाई व्हील जैसे हो गया, ठीक है। मशीन के प्रति चक्र गति में
उतार चढ़ाव को कम करने, जबकि मशीन पर लोड का मान अस्थिर बदलता हो तथा प्रति चक्कर घुमाव गुण का मान स्थिर हो, जैसे आपका पंचिंग मशीन में होता है, रिवेटिंग मशीन में होता है। ठीक है, टाइप्स इसके देख लीजिए। डिस्क टाइप हो गया आपका, 2 टाइप्स के हुए, रिम टाइप, डिस्क टाइप। तो ये आप देख सकते हैं। और इसका अगर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो आप π²/900, ठीक है, mk²। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैम फॉलोअर मैकेनिज्म हमने आपको बता दिया है, ये आप लिख देंगे। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट है, देखिए जो बैलेंसिंग वाला चैप्टर है इसको देख लेते हैं। तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटी मोशन करते हुए निकायों में प्रायः बलों के असंतुलन की स्थिति उपजती है। बलों का संतुलन वह प्रक्रिया है जिसमें हम असंतुलन की व्यवस्था को स्वीकार्य स्तर तक कम करते हैं, यह बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। तो यह हमारा कहलाता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ बैलेंस, अनबैलेंस क्या होता है, यानी असंतुलन का स्रोत। जैसे आपका ये देखिए, किसी भी निकाय में इन असंतुलित बलों के उपजने का कारण उनमें पाए जाने वाले जो स्टैटिक एंड जो आपका इनर्शिया फोर्स है, ये असंतुलन में पाया जाना है। स्टैटिक फोर्स हो गया, इनर्शिया फोर्स हो गया। ठीक है, ये अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए असंतुलन के दुष्प्रभाव देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे आपका अंगों में क्या होता है, अनावश्यक मतलब अनवांटेड वाइब्रेशंस होने लगता है, नॉइज़ जनरेट होने लगती है, ये हमारा क्या है, दुष्प्रभाव है या। ठीक है, तो टूट फूट होने लगती है, घिसाव होने लगता है। ठीक है, मशीनों में विभिन्न सपोर्ट जो मतलब सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका बियरिंग हो गया, फ्रेम हो गया, नी हो गया आदि पर अतिरिक्त बल, जिससे बियरिंग जैसे अंगों की आयु घट जाती है। ठीक है, असंतुलित बलों के अप्रभाव में अंगों की स्थिति में अन्यथा बदलाव के कारण संबंधी मशीनों से त्रुटिपूर्ण उत्पादन प्राप्त होते हैं। अब स्टैटिक संतुलन हो गया, काइनेटिक संतुलन हो गया, ये आप देख लीजिए। ठीक है, जो स्टेबल हो, चेंजमेंट होता रहे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर दोलन या कंपनिक गति। तो देखिए यहाँ पर यह एक प्रकार की पीरियोडिक मोशन होती है जिसमें कोई पिंड जो है एवं निश्चित समयांतराल पर निश्चित टाइम पीरियड में क्या होता है, एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपने मोशन को करता है। ठीक है, जो बार बार मोशन होता है ये वो हमारा ऑसिलेटिंग या पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए या कह सकते हैं कि जो टू एंड फ्रो, ठीक है, मोशन करता है तो हमारा दोलन गति कहलाता है। कंपनों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशन और बैलेंसिंग से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अब वाइब्रेशन तो आप जानते हैं कि जब अनवांटेड साउंड होता है। ठीक है, तो कंपन से संबंध बलों के आधार पर ये 3 टाइप्स के होते हैं, अवमंदित, प्रणोदित और मुक्त या अमंदित। ठीक है, कंपन के कारण पिंड में उपजे प्रतिबल यानी स्ट्रेस के प्रकृति के आधार पर अनुदैर्ध्य, ट्रांस देखिए लॉन्गिट्यूडिनल, 1 मिनट देखिए। ठीक है, और मरोड़ यानी कि जो टॉर्सन वाइब्रेशंस होता है ये। नेक्स्ट यहाँ पर कंपन की डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और बहु डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देख लेते हैं इनको भी, और ये आएगा ही। तो फ्री वाइब्रेशंस क्या होते हैं, जब किसी वस्तु को जो कि दोलन कर सकती है उसकी साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो एक निश्चित आवृत्ति से वो दोलन करने लगती है। यह आवृत्ति वस्तु के आकार, प्रत्यास्थ इत्यादि निजी गुणों पर डिपेंड करती है। ठीक है, यह हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। डैम्प्ड वाइब्रेशंस क्या होता है, अवमंदित, तो जब कोई वस्तु वायु अथवा अन्य किसी माध्यम में दोलन करती है तो वस्तु की गति के विरुद्ध कोई अवरोधी, ठीक है, घर्षण बल कार्य करने लगता है। दोलनशील वस्तु को माध्यम के इस अवरोधी बल के विरुद्ध गति करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, जिस कारण वस्तु को प्रारंभिक विस्थापन में दी गई ऊर्जा जो है लगातार धीरे धीरे डिके होने लगती है। फलतः वस्तु के दोलन करने का आयाम जो है धीरे धीरे कम होता जाता है और अंत में शून्य हो जाता है। वस्तु दोलन करना बंद कर देती है, धीरे धीरे क्या होती है वो एकदम स्टॉप हो जाती है। वस्तु के इन दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं तथा आयाम के इस क्षय को अवमंदन या डैम्पिंग कहते हैं।
फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो देखिए जब किसी वस्तु पर कोई मतलब ऐसा वहाँ आवर्त बल लगाते हैं जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न हो, तो प्रारंभ में वह वस्तु अपने स्वाभाविक आवृत्ति से ही दोलन करने का प्रयत्न करती है, जबकि वहाँ आवर्त बल उस वस्तु पर अपनी आवृत्ति आरोपित करने का प्रयत्न करता है। अतः वस्तु तथा वहाँ बल के बीच एक प्रकार की स्पर्धा होती है, ठीक है, जिसमें कभी तो वस्तु का दोलनों का आयाम बढ़ जाता है और कभी क्या होता है घट जाता है, परंतु वस्तु के मतलब ये जो अनियमित दोलन है शीघ्र ही समाप्त हो जाता है तथा वस्तु वहाँ बल की आवृत्ति में ही दोलन करने लगती है। इन दोलन को हम प्रणोदित दोलन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस क्या होते हैं। यदि वाइब्रेशन में पिंड की गति उस पिंड के अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, मतलब सीधी रेखा में जो वाइब्रेशन होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन कहलाता है। ट्रांसवर्स क्या होता है वाइब्रेशन, यदि कंपन की गति की दिशा पिंड के अक्ष के अनुप्रस्थ हो और ऐसे कंपनों के फलस्वरूप उसमें नमन यानी कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है जनरेट हो, ऐसे कंपनों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। टॉर्सनल वाइब्रेशन क्या होता है, यदि कंपन पिंड के अक्ष के परितः वृत्तीय चापों पर साम्य स्थिति से प्रवाम या दक्षिण दिशा में बारी बारी से होते हैं तो हमारा मरोड़ वाइब्रेशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आखिर है क्या, तो देखिए तो ये हमारा किसी स्वतंत्र पिंड की जो संभावित गतियाँ होती हैं ये छः टाइप्स में मतलब डायरेक्शन में होती हैं। एक्स एक्सिस के समांतर, वाई एक्सिस के समांतर, जेड एक्सिस के समांतर, एक्स अक्ष के परितः घूर्णन, वाई अक्ष के परितः घूर्णन और जेड एक्सिस के प्रति घूर्णन, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आखिर क्या होता है इसको भी देख लीजिए। जितने दिशाओं में मोशन करने के लिए स्वतंत्र होती है, जैसे किसी पिंड की गति की दिशा संभावित दशाओं की संख्या ही पिंड की स्वतंत्र संख्या या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टॉम में मशीन से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। मशीनों में कंपन उपजने यानी कि जो वाइब्रेशन जनरेट होता है उसके बढ़ने के कारण, ठीक है। तो देखिए पदार्थों के असमान घनत्व, दोषपूर्ण प्रक्रिया, दोषपूर्ण असेंबली या किसी अन्य कारण से मशीन में असंतुलित द्रव्यमानों की उपस्थिति के कारण ये वाइब्रेशन बढ़ने लगते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने वाले पिंडों के कारण ये उपजता है, ठीक है। उपचार त्वरण बल जो है प्रेसों या हैमरों में भारी भारों के आघात की स्थिति में देखिए शाफ्टों स्पिंडलों पर स्थित भारों के गुरुत्व केंद्र उनके अक्षों पर स्थित ना होने की दशा में, मशीन के स्क्रू और नटों का ढीला हो जाना, तब ये वाइब्रेशन करने लगते हैं। और मशीनों का अविकल्पित गति से ज़्यादा ऊंची गति पर चालन, स्नेहर जो लुब्रिकेशन होते हैं उनका उचित स्तर पर ना होना, ठीक है। तेल दूल सही से नहीं डलेगा लुब्रिकेशन तो वो वाइब्रेट करने लगेगा। बहुत दिनों से जब नहीं डला रहेगा और जब जंग खा जाएगा तो वाइब्रेशन करने लगेगा। मशीन के बगल में स्थित किसी अन्य मतलब किसी मशीन द्वारा पारित कंपन हानिकारक प्रभाव क्या है इसके, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए कंपनों में मशीन को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग व्यर्थ हो जाता है। यहाँ पर देखिए मशीन चलान में शोर का स्तर बढ़ जाता है, ध्वनि प्रदूषण कारण बन जाता है ये, और जिससे वातावरण कार्य करने के लिए प्रयुक्त नहीं रह पाता, ठीक है। मापन यंत्रों द्वारा यथार्थ माप लेने में परेशानी होती है। जब वाइब्रेट करेगा हिले डुलेगा तो सही से एक्यूरेट हमारा मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। मशीन के स्क्रू और नट ढीले हो जाते हैं जो दुर्घटना का कारण बन जाता है। और मशीनों के भागों में अतिरिक्त प्रतिबल उपजने के कारण उसमें टूट फूट बढ़ जाती है, जैसे पुर्जे हो गया, बीयरिंग हो गया आदि खराब हो जाते हैं। कंपनियों के नींवों में पारित हो जाने के अगल बगल स्थित मशीनों में भी ये कंपन पारित हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मशीनें अवांछित कंपनों को कम करना, तो देखिए कैसे कम होगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए मशीनों में उत्पन्न अवांछित कंपनों को पूर्णतः समाप्त करना कठिन है, किंतु इन्हें एक व्यवहारिक स्तर तक कम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका मशीन में सभी असंतुलित द्रव्यमानों को संतुलित किया जाना चाहिए, तब हमारा कम हो जाएगा। कंपन करने वाले जो अंग हैं जैसे आपका मतलब कंपन करने वाले अंगों के साथ प्रतिभारों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिभारों में उत्पन्न कंपन पहले के कंपनों के विरोधी दिशा में होते हैं,
ठीक है। इस कारण परिणामी कंपन कम हो जाता है। मशीनों के ढीले अंगों को भलीभांति कस देना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्नेहन को उचित स्तर पर बनाए रखना चाहिए। मशीनों को अविकल्पित गति पर ही नहीं चला मतलब मशीनों को अविकल्पित गति से अधिक गति पर नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, उतनी गति पर चलाएं जितने पे क्या है वो डिजाइंड है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया। इतना ज़रूर आप माइंडसेट कर लीजिए, एकदम 100% गारंटी कि पूरा का पूरा आपका यहीं से क्वेश्चन पुट अप होगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के